पहले अपन एक अदिश राशि को किसी मैट्रिक्स से गुणा करने के बारे में बात करते हैं। तो अदिश राशि जैसे कि 2, 5, 7 के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जब किसी मैट्रिक्स से गुणा होती है तो क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, किसी भी कोटि का मैट्रिक्स हो, अगर अदिश राशि उससे गुणा होगी तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से उससे गुणा करना पड़ेगा। ये अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणन करने का नियम है। तो देखिए, यहां पर यही बात कही गई है बच्चों कि मैट्रिक्स का अदिश गुणन, यानी कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे m बाई n का मैट्रिक्स है और कोई अदिश राशि है k का गुणा जब a से किया जाता है तो a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करते हैं और जो प्राप्त होता है मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, के ए से पढ़ा जाएगा। किससे? के ए से। यानी कि किसी भी अवयव को, किसी अदिश राशि को मैट्रिक्स से गुणा करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो प्रत्येक अवयव को उस राशि से गुणा करने से प्राप्त होगा। यानी कि देखिए, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं आपके सामने ए, उसमें कुछ अवयव दे देता हूं 1 2 3 4। तो मुझे ए को 2 से गुणा करना है, 2a प्राप्त करना है। तो 2a से गुणा होने के पश्चात जो मैट्रिक्स आपको प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा उसका प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो चुका होगा। 1 को 2 से गुणा करें, 2 एकम 2, 2 से 2 को करें 4, 3 को 2 से करें 6, 4 को 2 से करें 8। तो ये मैट्रिक्स कहा जाएगा 2a। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2a। अदिश राशि 2 से मैट्रिक्स a को गुणा किया तो a का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो गया। ये बात यहाँ आपको परिभाषा में समझाई गई है, गणितीय रूप में लिखा गया है कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, उसके एलिमेंट्स है m बाई n, यानी कि m बाई n का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। a को k से गुणा किया तो k से गुणा कर दिया a को, तो आगे की साइड में प्रत्येक अवयव से अंदर k गुणा हो जाना चाहिए, जैसा कि यहां आपको बताया गया है। तो ये अदिश गुणन कहलाता है किसी मैट्रिक्स का। आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, कोई मैट्रिक्स है ए बी सी एक्स वाई जेड 2/3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। किससे गुणा कर रहा हूं? 2a प्राप्त कर रहा हूं, तो प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कहना चाहूं, अगर कॉमन भी निकलता है तो प्रत्येक अवयव से निकलना चाहिए। मैं 2 को बाहर कॉमन निकालूं मैट्रिक्स से तो अंदर क्या बचेगा? ए बी सी और यहां पर एक्स वाई जेड। बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? ए ही तो है आपके सामने, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a। तो सिद्ध हुआ ये वैल्यू किसके बराबर आई? 2a की। तो गुणा होगा तो प्रत्येक अवयव से होगा अदिश राशि का, और कॉमन निकलेगी अदिश राशि तो भी प्रत्येक अवयव में से निकाली जाती है। ये मैट्रिक्स में अदिश गुणन का नियम है। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। मान लो ये ए मैट्रिक्स है। थोड़ी देर पहले हमें -a की जरूरत पड़ी थी योज्य तत्समक ज्ञात करने के लिए पिछले भाग में। तो योज्य तत्समक निकाला था आपने, तो वहां पर योज्य प्रतिलोम जब निकाला गया तो -a की आवश्यकता पड़ी थी। a का -a क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है। तो वो कैसे? माइनस क्या है? एक अदिश राशि है, माइनस का मतलब -1 से गुणा करना है। तो -1 से गुणा किया, यानी कि -a का तात्पर्य हुआ a को -1 से गुणा किया, और -1 से गुणा करोगे तो अदिश राशि है तो a के प्रत्येक अवयव को माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को माइनस से गुणा किया, -1 हो गया। -2 को माइनस से गुणा किया, 2 हो गया। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 को माइनस से गुणा किया, -4 हो गया। तो बच्चे जान पाए कि माइनस से किसी मैट्रिक्स को गुणा करने का तात्पर्य प्रत्येक अवयव को माइनस से गुणा कर देना है। किसके? ए के अवयव को। अब इसके कुछ गुणधर्मों पर विचार कर लेते हैं बच्चों। गुणधर्मों की बात करें तो अदिश गुणन के कुछ गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म क्या क्या? पहला गुणधर्म देखिए, m और n दो कोई भी अदिश राशियां हैं, जैसे कि m = 2 हो जाए, n = 4 हो जाए, m = 5 हो जाए, n = 7 हो जाए, कोई भी अदिश राशियां हैं। अब बात कहते हैं कि m जो है a तथा b पे क्या हो जाता है? आपका वितरण प्राप्त कर लेता है। m का गुणन जब a प्लस b से किया जाएगा तो यहां गुणन हो रहा है अदिश राशि का a प्लस b। a और b क्या है? मैट्रिक्स है, और a और b क्या होने चाहिए? समान कोटि के मैट्रिक्स होने चाहिए, क्योंकि योग तभी संभव होता है जब कोटियां समान होती है दोनों मैट्रिक्स की। तो आप कहेंगे a और b समान कोटि के कोई मैट्रिक्स हैं, और m क्या है? अदिश राशि है। तो m का गुणन a प्लस b से हो रहा है। तो आपका वितरण नियम, बंटनता जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? देखिएगा, जैसे कि 2 × 3 + 4,
ये है आपके पास बराबर गुणन का वितरण योग पर होने का तात्पर्य क्या हुआ, 2 गुणा होगा 3 से भी और 4 से भी, तो 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, इसको बोलते हैं वितरण। यानी कि गुणन का वितरण योग पर संख्याओं में हो चुका है, प्राकृत संख्याओं की बात की है मैंने यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं तो अदिश राशि के गुणन का वितरण मैट्रिक्स योग पर हो रहा है। देखिए बाहर वाली अदिश राशि का गुणा किससे हुआ, ए से, तो ma हो गया, और ma को प्राप्त जैसे 2a पीछे प्राप्त किया था वैसे ही ma को भी प्राप्त कर सकते हैं, m की जगह 2 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, प्लस बीच में प्लस, यहां पे भी देखिए बीच में प्लस था तो ये बीच में प्लस, फिर 2 का गुणा 4 के साथ हुआ तो फिर m का गुणा b के साथ होगा, तो फिर वितरण हुआ ना अदिश राशि के गुणन का मैट्रिक्स योग पर, ये नियम पहला। दूसरा गुणधर्म क्या है, m प्लस n इंटू a हो तो इसको इस तरह से वितरित किया जा सकता है। यानी कि एक मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 3 4 और इससे m प्लस n 2 अदिश राशियों का योग के रूप में गुणन हो रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका m से भी गुणा हो जाएगा और n से भी हो जाएगा, तो इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस n इंटू 1 2 3 4। यही बात यहां समझाई गई है आपको, m प्लस n इंटू a इक्वल टू m a प्लस n a प्राप्त हो जाता है। तीसरा गुणधर्म, दोनों गुणधर्म हो गए आपके। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, m इंटू n इंटू a हो, यानी कि m गुणा हो रहा हो n से और a कोई मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 हो, तो इक्वल टू बच्चों हम mn को दोनों को इनको साथ ले सकते हैं या m को अंदर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान बराबर बना रहता है। तो इसको लिखा जा सकता है m इंटू n इंटू a, या फिर mn इंटू a, या फिर n इंटू ma। तीनों स्थितियां बराबर बनी रहती हैं। ये 3 गुणधर्म आपने यहां पर अदिश राशि से गुणन के पढ़े। आगे मैट्रिक्स गुणन की बात करते हैं कि 2 मैट्रिक्स आपस में, अभी तो आपने अदिश राशि से गुणा किया किसी मैट्रिक्स को, अब आप करेंगे किसी मैट्रिक्स का गुणन किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ। कैसे होगा देखिएगा। मैट्रिक्स गुणन, पंक्ति से स्तंभ का गुणा परिभाषित किया गया है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति गुणा होगी पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति फिर गुणा होगी दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति फिर गुणा होगी तीसरे स्तंभ से। जितने भी स्तंभ हैं उनसे सबसे पहले पहली पंक्ति गुणा कर लेगी, फिर हम दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति भी प्रत्येक स्तंभ से गुणा होते हुए आगे बढ़ेगी, फिर हम चौथी पंक्ति लेंगे। जितनी भी पंक्तियां उपलब्ध होंगी हम आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो गुणा का मतलब क्या हुआ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहां पर देखिए 2 मैट्रिक्स A का गुणनफल पंक्ति स्तंभ गुणन से पर ही आधारित है, पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक। अतः 2 मैट्रिक्स A और B के लिए A B गुणन तभी परिभाषित होगा जबकि A की प्रत्येक पंक्ति में B के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर हो। यहां क्या कहना चाहते हैं, A के प्रत्येक पंक्ति में B के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर हो। इसका मायने क्या हुआ, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6, ये एक A मैट्रिक्स है, और एक B मैट्रिक्स लिया 1 5 2 3 1 6, ये मैट्रिक्स लिया। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक तो गुणा कर लेगा इस एक के साथ, 2 गुणा हो जाएगा इस 2 के साथ, और 3 गुणा हो जाएगा इस एक के साथ। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो ये 1 गुणा हो जाएगा ऊपर वाले फर्स्ट एलिमेंट से, 2 गुणा हो जाएगा इस 3 से, और 3 गुणा हो जाएगा इस 6 से। तो जब पंक्ति में जितने अवयव होंगे अगले मैट्रिक्स के B में उतने ही स्तंभ में अवयव होने चाहिए। यानी कि इसकी कोटि देखें तो इसकी 2/3 होगी बच्चों, और इसकी कोटि देखें तो इसकी 3/2 होगी। यानी कि AB को परिभाषित किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब 2/3 कोटि A की और B की कोटि कितनी 3/2, यानी कि ये वैल्यू बराबर आए। ये वैल्यू का मतलब पहला मैट्रिक्स जो A है और दूसरा मैट्रिक्स जो आपका B है, A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, ये बात कही गई है। A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो,
तब ए तथा बी का गुणन परिभाषित किया जा सकता है, अदरवाइज इसका अस्तित्व नहीं होगा। आगे देखते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, एक मैट्रिक्स लिया, इसकी कोटि निकाली अपन ने, तो कितनी बनी 2/3। इसकी कोटि दिखाई दे रही है 3/2। तो देखिए ये वाली वैल्यू क्या बताती है, पहले मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या की व्याख्या करती है। कितने स्तंभ है, 1, 2 और 3। ये फर्स्ट एलिमेंट 3 क्या बताता है, पंक्तियों की संख्या को। तो दूसरे बी में पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3। तो नियम पूरा हो गया आपका। पीछे क्या गया है, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। अगर ऐसा होगा तो ए तथा बी का गुणन संभव हो पाएगा। तो यहां पर देखिए 3, ये मान इस मान के बराबर आते ही हमने कहा कि ए तथा बी का गुणन संभव हो जाएगा। हम गुणन करते हैं। ए तथा बी का गुणन किस प्रकार परिभाषित होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। तो देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, अगर मैं इस पंक्ति को इस स्तंभ के पास ले जाऊं तो 1 किससे गुणा होगा, 4 से, 2 किससे गुणा होगा, इस 2 से, और 3 किससे गुणा होगा, इस 1 से। तो 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1, ये पहला अवयव बनेगा। अवयव की स्थिति कैसे पता चलती है उसके बारे में बात करते हैं। हमने जैसे इसको बोला कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखिए एलिमेंट्स का नाम क्या आएगा, पहली पंक्ति, आई का मतलब 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 यहां लिखा जाना चाहिए। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अवयव क्या बनेगा देखना, ए कोई अवयव है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करने से मिला, तो पहले पंक्ति लिखा जाती है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये अवयव होगा A12। तो ये यहां लिखा जाना चाहिए क्योंकि A12 का स्थान ये होता है। फिर आप बात करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अवयव का नाम क्या बनेगा, देखिए ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, इसकी पंक्ति होगी दूसरी, स्तंभ होगा पहला, अवयव कहां लिखा जाना चाहिए, ये अवयव। मैं अगले अवयव की बात करूं, ए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आपका गुणन फिनिश हो गया। तो आप कहेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, अवयव का नाम क्या आया, ये स्थान आपका सामने, इससे पता चल जाता है। जिस पंक्ति को स्तंभ से गुणा करोगे तो अवयव की स्थिति सुनिश्चित हो जाती है। अब गुणा करने का तरीका देखिए, 1 गुणा 4 प्लस, तो 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1, तो 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1, ये प्रथम अवयव A11 बना। क्यों बना, क्योंकि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, ये कर दिया आपने। किसको किया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से किया, स्थान आपका कौन सा हो गया, इसका, ये वाला। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुणा 4, फिर 3 गुणा प्लस 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो ये आपके सामने। फिर आप दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 2 के साथ प्लस 3 का 1 के साथ प्लस 1 का गुणा 3 के साथ, ये वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आएगी आप यहां लिख देंगे। कैलकुलेट करने से आपके सामने आंसर आ जाता है। तो आपने देखा ए और बी का गुणन जो है किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। महत्वपूर्ण बात क्या देखने वाली है, देखिए इसका ये दूसरा एलिमेंट कोटि का इसके पहले एलिमेंट के बराबर होने का तात्पर्य हुआ प्रथम जो आपका मैट्रिक्स है उसमें जितने भी स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्तियां दूसरे मैट्रिक्स बी में होंगी, और जो मैट्रिक्स नया निकल कर आएगा ए बी, उसकी कोटि होगी 2/2। तो देखिए 2/2 का आया कि नहीं आया। यहां पर हम देखते हैं कि बी ए बी परिभाषित है या नहीं है बच्चों। तो बी ए के परिभाषित होने के लिए बात कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपका क्या था, मैं जरा यहां पर वापस लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1 2 3 2 3 1, यानी 1 2 3 2 3 1, और इसकी कोटि कितनी होगी 2/3। ये जो आपका बी मैट्रिक्स था ये क्या था आपका, पीछे देखते हैं, आपका था 4 4 2 1 2 1 3, 4 2 1 2 1 3, ये आपका मैट्रिक्स था। इसकी कोटि थी 3/2। तो देखिए जब इसमें स्तंभों की संख्या
इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर थी तो आपने ए बी को परिभाषित किया था, और जब आप बी ए को परिभाषित करना चाहते हैं तो बी की कोटि पहले लिखेंगे 3/2 और ए की कोटि बाद में लिखेंगे 2/3। आप देखते हैं कि बी में स्तंभों की संख्या जो है ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए बी इंटू ए का भी आपका अस्तित्व हो जाता है आपके नियम से। और बी ए को कैसे प्राप्त करेंगे? बी की पंक्ति लेंगे और ए के स्तंभ लेंगे। किस तरह से गुणा करेंगे देखिएगा, यहाँ पर बी पहले लिख देते हैं 4 2 1 2 1 3 और मल्टीप्लाई बाई किससे कर रहे हैं आप? 1 2 3 2 3 1 से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 गुणा 1 2 गुणा 2, तो देखो 4 गुणा 1 2 गुणा 2 इनका योग पहला अवयव आ गया। अब फिर आप देखते हैं पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 4 गुणा 2 2 गुणा 3, 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3। फिर उसके बाद पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1, ये देखिए 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1 का योग हो गया। इस तरह से फिर आप दूसरे पंक्ति को लेते हैं R2 को, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर तीसरी पंक्ति को लेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ के साथ गुणन करेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरी पंक्ति का आपके तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करके ये आपको 3/3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा और आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। तो यहां पर ए बी और बी ए दोनों परिभाषित थे, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। आप देखेंगे तो आपने देखा ए बी की वैल्यू कुछ और आई थी, आपकी 2/2 का प्राप्त हुआ था, लेकिन बी ए की वैल्यू में आपको 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। जब कोटियां बराबर नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो सकते। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी बराबर नहीं होता है बी। इस बात की पुष्टि हम आगे के क्वेश्चंस में भी करेंगे, यानी कि क्रम विनिमयता नहीं होती है किसमें? गुणन में, मैट्रिक्स गुणन में, जबकि मैट्रिक्स योग में आपकी क्रम विनिमयता थी। तो कोई गुणधर्म किसी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट कर सकता है और किसी के लिए नहीं कर सकता। तो क्रम विनिमयता की बात यहां पर आ रही है कि गुणन में क्रम विनिमयता नहीं होती है। इस क्वेश्चन से ये सिद्ध भी हो जाता है कि ए बी बराबर प्राप्त नहीं होता है बी ए। हाँ, ए बी का एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, बी ए का एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों के बराबर हो जाएगी तो अस्तित्व तो हो जाएगा, लेकिन वो बराबर आए यह आवश्यक नहीं है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, एक और लेते हैं आपके सामने उदाहरण। ए कितनी कोटि का है? 2/2 का। ए में देखिए स्तंभों की संख्या कितनी है बच्चों? 2। बी में कितने? 3/2 का है। तो बी में देखिए आप कितनी है आपकी पंक्तियों की संख्या? 3। ये दोनों मान बराबर नहीं है, यानी कि ए बी परिभाषित नहीं हो सकता। प्रथम मैट्रिक्स कौन? ए। ए में स्तंभ 2 और दूसरा मैट्रिक्स कौन? बी। बी में पंक्ति कितनी हो गई? 3, जो कि बराबर नहीं है। लेकिन मैं बी ए की बात करूं तो मैं जब बी ए लिखता हूं तो प्रथम मैट्रिक्स कौन हो गया? बी। बी में स्तंभों की संख्या, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या चेक कीजिएगा। प्रथम मैट्रिक्स बी है तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। और ए में पंक्तियों की संख्या देखिएगा 2, तो यानी कि बी ए परिभाषित हो जाएगा। तो यहां पर बी गुणा ए परिभाषित है, परंतु ए गुणा बी परिभाषित नहीं है। तो बी ए आप प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? आप इसको बी को पहले लिख दीजिए 1 0 0 1 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4। बच्चों गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, जैसा कि आपको पीछे बताया गया। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बात करते हैं गुणधर्मों की। क्या गुणन में क्या क्या गुणधर्म हैं, कैसे कैसे क्रम विनिमयता का पालन होता है नहीं होता है, उसकी बात हम करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ए बी बराबर बी ए प्राप्त नहीं होता, तो बच्चे कहेंगे मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता, तो क्या हो गई? इसके अंदर अक्रम विनिमयता आ गई। ठीक है, साहचर्य होता है। आप ए का गुणा बी के साथ कर दें यदि संभव हो, प्रतिबंध संतुष्ट होता हो, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तब, और फिर इसका सी के साथ भी गुणा संभव हो। तो यदि आप बी और सी का गुणा कर दें
और बाद में a के साथ गुणा कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि a का गुणा b के साथ पहले कर दें और बाद में c का गुणा करें। ये दोनों मान आप देखेंगे बच्चों, गुणा करके देखेंगे तो बराबर पाएंगे, और ये चीज किस में आ जाती है तो हम कहेंगे कि गुणन जो है मैट्रिक्स में गुणन के अंतर्गत साहचर्यता विद्यमान है, तो साहचर्यता का पालन करता है गुणन। उसके बाद कोई मैट्रिक्स तत्समकता की बात करेंगे, जैसे कि कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से गुणा हो और उस मैट्रिक्स पे प्रभाव न डाल पाए तो वह वहां पर तत्समकता आपको दिखाई देती है। जैसे 2 में योग के दौरान 0 को 2 में जोड़ा और बराबर 2 आ गया, और इसका विलोम भी सत्य हो गया, यानी कि 0 + 2 भी 2 आ गया, तो आप कहेंगे कि 2 को 0 जब योग में 2 के साथ 0 का योग करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं डालता 0। मैं कहूँगा 0 किसी भी 3 के साथ अगर 0 के साथ ऑपरेशन कराएंगे योग का तब भी प्रभाव नहीं डालेगा, और विलोम भी क्या सत्य हो जाएगा। तो आप कहेंगे 0 किसी भी संख्या के साथ योग के अंतर्गत प्रभाव नहीं डालता, इसलिए 0 क्या हो गया, तत्समक हो गया। तो फिर यहां पर मैट्रिक्स गुणन की बात करें तो मैं कहता हूं I जो है, I मतलब समान कोटि का आपका क्या हो गया, तत्समक अवयव 1 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, I2 बोलते हैं। तो I2 I3 I कोई भी मैट्रिक्स है, यानी कि तत्समक अवयव जब किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करता है तो उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं डालता, इसलिए I क्या होगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। किसके लिए, गुणन के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं गुणन तत्समक अवयव। तो ये गुणात्मक तत्समक कौन होता है मैट्रिसेस में, I। यहां पर देखिए I × A = A प्राप्त होता है और A × I = भी A प्राप्त होता है। तो I जब A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है A पे, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका गुणात्मक तत्समक अवयव कहलाएगा बच्चों। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं बंटनता की, यानी कि A गुणा हो तो योग में 2 मैट्रिक्स हो और A बाहर से हम गुणा कर रहे हैं तो ये इस पर वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लो, यानी कि गुणन का वितरण योग पर हो जाता है। तो A जो है B से गुणा हो जाए, प्लस बीच में प्लस है, और A C से भी गुणा हो जाए, तो आप कहेंगे कि मैट्रिक्स गुणन योग पर वितरित हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि B + C अगर पहले भी हो और A बाद में भी गुणा हो रहा हो तो इसे लिखा जा सकता है B × A + C × A। यहां पर भी आपको वितरण यानी बंटनता बोल दें या वितरण नियम बोल दें या इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन लो बोल दें, एक ही बात है। आपने देखा कि मैट्रिक्स गुणन योग पर वितरित हो जाता है। तो यहां पर यह चीज आपको बताई गई है कि इसके अंदर बंटनता विद्यमान रहती है। अगला गुणधर्म कहता है AB = AC हो, मतलब निरसन नियम का पालन नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, A से A कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो जरूरी नहीं है कि ये इंप्लाइज करे B = C। AB = AC हो फिर भी B और C का बराबर होना आवश्यक नहीं है, ये नियम आपको ये कहना चाहता है बच्चों। तो देखा बच्चों, आपने गुणन के नियम पढ़े, उससे पहले आपने गुणन की प्रक्रिया को समझा। आगे के भाग में हम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स और परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।